नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 60 सालों में मुल्क में तरक्याती प्रोजेक्टों को लटकाने की रिवायत रही है, जिनमें एक लखवाड़ कसीरुल मकासिद प्रोजेक्ट भी था, जिसको 46 साल बाद उनकी हुकूमत ने मुकम्मल करने का फैसला किया। मोदी आज उत्तराखंड के कमाऊं डिवीजन के हल्द्वाई पहुंचे। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को तकरीबन 17,500 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे दिए। इसमें 14,127 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया, जबकि 3,420 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे आवाम के लिए वक्फ किए गए। जहां वज़ीर आज़म ने 300 मेगावाट के लखवार कसीरुल मकासिद प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा, वहीं उन्होंने तराई के उधम सिंह नगर के ऋषिकेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सैटेलाइट सेंटर और पथवारगढ़ में बाबू जगजीवन राम मेडिकल कॉलेज का भी संग बुनियाद रखा, दोनों पर तकरीबन 955 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसे लोग पहाड़ों तक बिजली और सड़कें फराहम करने के लिए मेहनत करने से कतराते हैं, जिसकी वजह से लोगों की कई नस्लें अच्छी सड़कें और सहूलियात न होने की वजह से दूसरी जगह आबाद हो चुकी है। में आज जो यहां लोग बैठे हैं, उनके 4 दशक बीत गए होंगे। ये बातें सुनते आए होंगे। आप जान के कथा भूल भी गए होंगे कि मसला क्या है। इस परियोजना के बारे में पहली बार 1976 में 76 में सोचा गया था। करीब 50 साल हो जाएंगे इस बात को। आज 46 साल बाद, 46 साल बाद हमारी सरकार ने इसके काम का शिलान्यास किया है। मैं जरा उत्तराखंड के भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं, जो काम 1974 में सोचा गया, 46 साल लग गए, ये गुनाह है कि नहीं है? ऐसे नहीं लगना चाहिए गुनहगारों को गुनाह है। ये गुनाह है कि नहीं है? ये गुनाह है कि नहीं है? ऐसा गुनाह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस प्रकार से देरी करने से आपका नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? उत्तराखंड का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? दो पीढ़ी का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या ऐसे पाप करने वालों को भूल जाओगे क्या? ऐसा गुनाह करने वालों को भूल जाओगे क्या? या उनकी बड़ी बड़ी बातों से भ्रम में आ जाओगे क्या? कोई देश सोच नहीं सकता है साहब। करीब 5 दशक तक एक योजना फाइलों में इधर से उधर लटकते रहे, हर चुनाव में वादे किए जाए। भाइयों बहनों, मेरा 7 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। खोज करके ऐसी पुरानी चीजों को ठीक करने में मेरा टाइम जा रहा है। आम बजट के पहले दिल्ली में वज़ीर मालियात की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग में छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने आम बजट को लेकर रियासत की उम्मीदें और मशवरे सामने रखे। साथ ही उन्होंने रियासत के हिस्से की रकम का मुतालबा भी मरकजी हुकूमत से किया। वाज़ेह है कि आज मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने सभी रियासतों के वज़राए फाइनेंस या उनके नुमाइंदों के साथ एक दिल्ली में मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने बजट से मुताल्लिक अलग अलग रियासतों की मांगों का जायजा लिया। मीटिंग में मरकजी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारामन के साथ ही दीगर रियासतों के वज़राए मालियात भी मौजूद रहे। उन्होंने
मुख्तलिफ तजावीज़ दी और मरकजी हुकूमत से अगले बजट में उनकी रियासत के लिए खास रियायतें देने की मांग की। उत्तर प्रदेश में आइंदा इंतखाबात के सिलसिले में लखनऊ में तमाम सियासी जमातों के साथ मुनक़िदा जायजा मीटिंग के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने कहा कि तमाम जमातें चाहती हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए वक्त पर ही इंतखाबात कराए जाएं। % लोग यहाँ पर फुली वैक्सीनेटेड हैं और ये भी हमें आश्वासन दिया गया है कि 15-20 दिन के अंतर्गत सभी एलिजिबल लोगों को और जो यहाँ पर अवेलेबल हैं उनको पहली डोज सबको लग जाएगी। हम लोगों ने आदेश दिए हैं कि इसको फौरन ही कार्यवाही की जाए और वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्द एटलीस्ट 100% लोग शुड बी एब्सोल्युटली विद ए फर्स्ट डोज एंड ऑल एलिजिबल शुड बी गिवन द सेकंड डोज आल्सो। एंड जो यहाँ पर मैंने ओमाइक्रोन के केस के बारे में भी समीक्षा की, पूरे यूपी में कितने केस आए हैं, तो मुझे मालूम पड़ा कि केवल 4 केस अभी तक यहाँ आए हैं। उसमें से 3 लोग तो ठीक होकर वापस भी चले गए हैं। वो लोग बाहर से ही आए थे एंड नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ की उसमें थे, एक रायबरेली में था। तो वो लोग 3 तो ठीक भी होकर वापस चले गए, वो निगेटिव हो चुके हैं। एक शायद अभी कल परसों में कोई आया है, उसको ये लोग देख रहे हैं। तो ऐसे जहाँ प्रदेश के ओमाइक्रोन का कोई ओमाइक्रोन का ज़्यादा इफेक्ट अभी तक नहीं है। उसके बावजूद भी इन लोगों को हम लोगों ने पूरी तरीके से ये बता दिया गया है कि कोविड को देखते हुए, और हमने इसके बारे में यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी से भी चर्चा की थी यहाँ पर आने से पहले। वी हैड ऑलरेडी मेट द हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और उनसे भी इसके बारे में पूरी चर्चा करी थी कि कोविड वैक्सीनेशन इन 5 पोल बाउंड स्टेट में बढ़ाना ही पड़ेगा और इट हैज टू बी एक्सपीडाइटेड। Simultaneously, we have also directed them that all polling officials who will be on the duty will be absolutely fully vaccinated. 100% वैक्सीनेशन वही लोग होंगे जो ड्यूटी पर लगाए जाएंगे और जो हमारे पोलिंग ऑफिशियल्स हैं उनको फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दिया जाएगा और उसके आदेश जारी हो चुके हैं और जो भी एलिजिबल होंगे उनको बूस्टर डोज का भी प्रावधान किया गया है और वो उनको प्रायोरिटी पर दी जाएगी। कोविड की दृष्टिगत भी जो सभी चीजें आवश्यक हैं वो हर पोलिंग बूथ 30% लोग यहाँ पर फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। और बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुरादाबाद में एक जलसे आम से खिताब करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव की हुकूमत के दौरान 700 फसादात हुए, लेकिन योगी हुकूमत के दौरान फसादी आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। अमित शाह ने मजीद कहा कि निजाम का मतलब हुक्मरानी होता है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए इसका मतलब एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एन से मुख्तार अंसारी है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको अखिलेश यादव का निजाम चाहिए या फिर योगी मोदी का तरक्की वाला निजाम? इन्होंने यहां एक नई प्रयोगशाला बनाई थी, नए प्रकार की प्रयोगशाला को अंग्रेजी में टुंकाक्षर में लैब कहते हैं। लैब का स्पेलिंग होता है LAB। इन्होंने L से पूरे प्रदेश को लूट कर ये इत्र वाले जैसे बोरे भरने का काम किया था, बोरे भरने का काम किया। ए से होता है आतंकवाद। आप यहां पर रामपुर के नजदीक हो, जानते हो ना आजम खान जी को? जानते हो या नहीं जानते हो? कितनी दबंगई थी बताओ भाई, कितनी दबंगई थी? 1000 हेक्टेयर भूमि हड़प कर ली थी। आज कहां है? कहां है? उनको जेल में मनाने कौन जाता है? जोर से बोलो, कौन जाता है? वो अगर सीएम बनते तो वो जेल में रहेंगे क्या? बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? आप चाहते हो बाहर आए? तो क्या करना पड़ेगा? फिर से भाजपा सरकार बनानी पड़ेगी, तभी जाकर होगा। समाजवादी पार्टी 3 P के आधार पर चलती थी।
परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। भारतीय जनता पार्टी 3V के आधार पर चलती है: विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। मित्रों, मुझे बताइए, जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हर जनपद में बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? हमारी बहन बेटियों को परेशान करते थे या नहीं करते थे? जमीन छीन लेते थे या नहीं छीन लेते थे? आज योगी जी के राज में कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता, केवल बजरंगबली दिखाई पड़ता है, बजरंगबली दिखाई पड़ता है। बाबा कौम महात्मा गांधी के खिलाफ काबिले एतराज रिमार्क्स करने वाले कालीचरण महाराज को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। रायपुर पुलिस ने 1 जनवरी तक कालीचरण की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट के अंदर 4-5 वकीलों ने कालीचरण की जानिब से उनका पहलू रखा और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट और कई रियासतों की हाई कोर्ट के अहकाम का हवाला देते हुए पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया। कालीचरण के हामियों को हाथ दिखाते हुए एक सेलिब्रिटी की तरह वो करीब 6:32 पर कोर्ट में दाखिल हुआ था। 2 घंटे कोर्ट के अंदर बहस चली। इसके बाद कोर्ट ने कालीचरण को पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इससे पहले पुलिस ने रायपुर पुलिस लाइन में कालीचरण के सभी टेस्ट कराए। शुगर, बीपी की रिपोर्ट नॉर्मल आई। इसके साथ साथ कालीचरण की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। कालीचरण ने किसी भी पुरानी बीमारी से इनकार किया। उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जस्टिस चेतन ठाकुर के कोर्ट में पेश किया गया। बड़ी तादाद में लोग कोर्ट के अहाते में मौजूद रहे। इस दौरान कालीचरण के हामियों ने जय श्री राम और गॉड से जिंदाबाद के नारे भी लगाए। लगभग 500 पुलिस एहलकार और अलग अलग पुलिस स्टेशनों के इंचार्ज, डीएसपी रैंक के अफसर कोर्ट के अहाते में सिक्योरिटी पर तैनात रहे थे। कालीचरण को रायपुर पुलिस ने जुमेरात की सुबह मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ रायपुर, पुणे और अकोला में केसेस दर्ज किए गए थे। महात्मा गांधी के खिलाफ बयानबाजी के बाद से ही वो फरार था। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला ने गिरफ्तारी के तरीके पर एतराज जताया था। हालांकि जवाब में छत्तीसगढ़ के वजीर दाखिला ताम्रध्वज साहू ने इसे कवायद के तहत एक्शन करार दिया। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने कहा कि कालीचरण के खानदान और वुकला को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दे दी गई है। उसे बाद में कोर्ट में पेश किया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग जिलों में अलग अलग एनकाउंटर्स में 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। ये सभी दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। अभी तक 4 दहशतगर्दों की पहचान हुई है, जिनमें 2 पाकिस्तानी और 2 मकामी हैं। मारे गए 2 मकामी दहशतगर्दों की पहचान निसार अहमद खांडे और मुफ्ती अल्ताफ के तौर पर हुई है। एक M4 राइफल और उसके 7 मैगजीन और दीगर हथियार भी जब्त किए गए हैं। नागालैंड में शदीद एहतजाज के दरमियान मुतनाज़िया आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी इस एक्ट में 6 माह के लिए तौसीक कर दी गई है। अफ्स्पा कानून सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशंस करने और बगैर पेशगी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का इख्तियार देता है। अगर वो किसी को गोली मार देते हैं तो इस सूरत हाल में सिक्योरिटी फोर्सेस को ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार भी फराहम करता है। ख्याल रहे कि नागालैंड के मोन जिले में 4 दिसंबर को मिलिटेंट्स मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान 14 शहरियों की हलाकत के बाद अफ्स्पा कानून को वापस लेने का पुरजोर मुतालबा किया जा रहा था। नागालैंड के कई अजला में इस कानून को वापस लेने के लिए एहतजाज भी किया गया। मोन जिले में शहरियों की हलाकत के बाद वाक़े की तहकीकात के लिए एक खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई, जो अब इस वाक़े में शामिल जवानों के बयान दर्ज करेगी। इसके लिए फौज ने मंजूरी दे दी है। तवक्को की जा रही है कि SIT इस हफ्ते तमाम जवानों से बात कर लेगी।
नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही ताखीर के खिलाफ एहतजाज कर रहे रेसिडेंट डॉक्टर्स ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले हो रहे इस एहतजाज को उस वक्त तक जारी रखने का ऐलान किया गया जब तक दिल्ली पुलिस की जानिब से पीर के रोज पेश आने वाले वाक़े पर माफ़ी नहीं मांग ली जाती। फोटा ने चारशंबे के रोज एक बयान जारी करते हुए कहा था कि तहरीक को 13 दिन मुकम्मिल हो चुके हैं और ताहाल नेट पीजी काउंसलिंग में तेजी लाने और डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने के हमारे मुतालबात कबूल नहीं किए गए, लिहाजा हमने अपनी तहरीक जारी रखने का फैसला किया है। स्लोगन्स कानपुर के अतर कारोबारी पीयूष जैन ने जीएसटी इंटेलिजेंस के डायरेक्टरेट जनरल से कहा कि उनके हाथ से जब्त करदा नकदी को टैक्स और जुर्माना काटकर बाकी रकम उनको वापस कर दी जाए। जैन को टैक्स चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो 14 दिनों की अदालती हिरासत में है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमरेश टंडन ने अदालत को मुतला किया कि पीयूष जैन ने इतराफ किया है कि उन्होंने टैक्स चोरी की है, उन पर 52 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दूसरी तरफ पीयूष जैन के वकील ने अदालत से कहा कि वो डीजीजीआई को हिदायत दे कि कारोबारी पर बकाया 52 करोड़ रुपए जुर्माने की शक्ल में काट ले और बकिया रकम उन्हें वापस कर दे। फिर टेंडर ने यह कहते हुए जवाब दिया कि बरामद रकम टैक्स चोरी की आमदनी थी और इसे वापस नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जैन इजाफी 52 करोड़ रुपए जुर्माना देना चाहते हैं तो डीजीजीआई इसे कबूल करेगा। तारीख में सबसे बड़ी बरामदगियों में से एक इस मामले में डीजीजीआई ने कानपुर और खनौज में पीयूष जैन से जुड़े कई अहातों में छापामारी के दौरान 195 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद, 23 किलोग्राम सोना और 6 करोड़ रुपए का चंदन का तेल जब्त किया है। अफसरान ने कानपुर में उडुक्यम इंडस्ट्रीज के पार्टनर्स पीयूष जैन की रिहायशी अहाते की तलाशी ली और 177 करोड़ 45 लाख रुपए की नकदी जब्त की। इस टीम के अफसरान ने खनौज में उडिकम इंडस्ट्रीज के रिहायशी और फैक्ट्री के अहाते की तलाशी ली और 120 घंटे की छापामारी के दौरान 17 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए। रोड पर एक एसयूवी कार है जिसके बैक बम्पर को बंगाल टाइगर अपने जबड़े से खींच रहा है। टाइगर के जबड़े की पकड़ इतनी तेज थी कि उसने कार को 3 से 4 फीट तक पीछे भी खींच लिया। इस दौरान कार का बैक बम्पर भी तबाह हो गया। इस वीडियो को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने शेयर किया। आपको बता दें कि ये वीडियो करीब 1.5 मिनट लंबा है और इस वीडियो में बंगाल टाइगर महिंद्रा जाइलो के रेयर बम्पर को पकड़कर कार को अपनी जानिब खींच रहा है। इतना ही वो महिंद्रा जाइलो पर कई जगह खरोच भी मारने की कोशिश करता है। हैरानी की बात यह है कि इस कार में कई लोग सवार भी थे। अब आप बंगाल टाइगर की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि महिंद्रा जाइलो का टोटल वेट 1875 किलोग्राम होता है और इस महिंद्रा जाइलो में जुमला 6 लोग बैठे हुए थे। इसके चलते उनका वजन 20 कार के साथ ही अगर जोड़ा जाएगा, इस तरह बंगाल टाइगर ने करीब 2000 किलो यानी करीब 2 टन का वजन खींच लिया। जानकारी के मुताबिक इस महिंद्रा जाइलो की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी थी, जिसके चलते वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब ऐसे हालात में कार में बैठे लोग भी उससे
बाहर नहीं निकल सकते थे और आसपास कई टाइगर्स के होते हुए कार को धक्का भी नहीं दे सकते थे। बैटरी के मसले की वजह से कार कुछ वक्त के लिए बंद हो गई थी और ड्राइवर इसे फिर से शुरू नहीं कर सका। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो जनवरी का है, जिसे वहां से गुजर रहे टूरिस्ट ने कैप्चर किया था। उसे आनंद महिंद्रा ने अभी शेयर किया। Trying to bite it out. Oh my god, it's filming the whole car. Oh God. Oh my god, it's filming it. Pulling back. Oh my god. Even there also. Okay. Oh, it's pulling back. Vehicle pull मारते गए थे. अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस का कहर बरपा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 17 लाख नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 7,373 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 28 करोड़ 51 लाख के पार हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 54,41,692 हो गई। दुनिया भर में कोरोना का जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनकी तादाद 2,68,50,522 हो गई है। ओमिक्रॉन के मुल्क में दस्तक देने के बाद एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने जुमेरात के रोज कहा कि 33 दिनों बाद मुल्क में फिर से 10,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में मुल्क में 13,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस दर्ज किए गए हैं। ऐसे में मुल्क को अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर हम देश की परिस्थिति देखें तो आज देश में करीब 82,402 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं, यानी कि वह केसेस जो कि या तो होम आइसोलेशन में है या जो हॉस्पिटल सेटिंग में मॉनिटर किए जा रहे हैं। देश में ऑन एन एवरेज 8,000 से अधिक केसेस पिछले एक हफ्ते का अगर हम एवरेज निकालें तो पाए जा रहे हैं और ओवरऑल केस पॉजिटिविटी देश की इस टाइम करीब 0.92% है। यहाँ अगर हम फर्दर डेटा को एनालाइज करें तो पाते हैं कि पिछले 24 घंटों में देश में टोटल 13,154 केसेस नोट किए गए हैं और जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि देश में केसेस की संख्या में एक कमी नोट की गई है, उसके थोड़ा विपरीत हम देखते हैं कि पिछले 33 दिनों बाद हमने 10,000 से अधिक केसेस देश में फिर से नोट होने शुरू हुए हैं। 26 नवंबर ऑनवर्ड्स, दिसंबर ऑनवर्ड्स हमने केसेस में 10,000 से अधिक केसेस की संख्या नोट की है। इस कारण से हम सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिस तरह से ये शार्प इंक्रीज पिछले 3-4 दिनों में नोट किया गया है, उसके तहत एक विजिलेंस की बहुत जरूरत है ताकि हम ओवरऑल अपने देश में इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से मुल्क में पहली मौत दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में 52 साल के मरीज की 28 दिसंबर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अस्पताल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। जुमेरात की सुबह उसके सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आई, जिसमें उसे ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया था। मरने वाले मरीज हाल ही में नाइजीरिया से लौटा था। वो 13 साल से डायबिटीज का शिकार भी था। हालांकि महाराष्ट्र हुकूमत का कहना है कि ओमिक्रॉन मरीज की मौत नॉन कोविड वजूहात की वजह से हुई। स्टेट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि ये इत्तेफाक है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजे गए मरने वाले के सैंपल्स की आज आई रिपोर्ट में उसे ओमिक्रॉन से मुतासिर पाया गया।
उधर मुल्क में नए वेरिएंट के मामले 1000 के पार पहुंच गए हैं। अब मुल्क में जुमला 1002 ओमिक्रॉन मुतासिर मिल चुके हैं। जुमेरात को अकेले महाराष्ट्र में ही ओमिक्रॉन की 198 नए मामले सामने आए, जिससे यहां इन केसेस की मजमूई तादाद बढ़कर 450 हो गई है। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को कहा कि बुजुर्ग शहरियों, सेहत कारकुनों और कोरोना वर्कर्स को दिए जाने वाले इजाफी कोविड टीके यानी प्रिकॉशन डोज के सिलसिले में तफसीली गाइडलाइंस 10 जनवरी से पहले जारी कर दिए जाएंगे। सेहत और खानदानी फलाह बहबूद की मरकजी वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल, नीति आयोग में हेल्थ मेंबर डॉक्टर वीके पॉल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोविड वैक्सीन की इजाफी खुराक देने के गाइडलाइंस पर मुताल्लिका माहिरीन और ग्रुपों के साथ गहराई से बातचीत जारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियोसिस ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट्स को दोहरा खतरा करार देते हुए कहा कि उनके केसेस सुनामी की तरह बढ़ रहे हैं। गैब्रियोसिस ने एक बयान में कहा कि कोरोना की इन दो शक्लों के दोहरे खतरात के बायस केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है और अस्पतालों में मरीजों और अमवात की तादाद में दोबारा इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मुझे गहरी तशवीश है कि डेल्टा की तरह ओमिक्रॉन भी इंतहाई मुतअद्दी है। This virus will continue to evolve and threaten our health system if we don't improve the collective response. Right now, Delta and Omicron are twin threats that are driving up cases to record numbers, which again is leading to spikes in hospitalizations and deaths. I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में हिंदुस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सेंचुरियन के सुप्रा स्पोर्ट्स पार्क में हिंदुस्तान ने एक नई तारीख रकम की है। जुमेरात को पहले टेस्ट के 5वें दिन हिंदुस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 113 रनों से शिकस्त दे दी। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने सीरीज में 1-0 से सबकत बना ली है। 305 रनों के हदफ का पीछा करने उतरी जनूबी अफ्रीका की टीम 5वें दिन 191 रनों पर सिमट गई। टीम की तरफ से कप्तान डेन एल्गर ने 77 रन बनाए। हिंदुस्तान की तरफ से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया। मोहम्मद शमी और बुमराह ने दूसरी इनिंग्स में सबसे ज्यादा 3-3 विकेट अपने नाम किए। 5वें दिन के पहले सेशन में साउथ अफ्रीका ने 94 रन पर 4 विकेट से आगे खेलते हुए जल्द ही लंच तक 7 विकेट खोकर 187 रन बना लिए। लेकिन इस दौरान बुमराह, सिराज और शामी ने एक एक विकेट लिए थे। इसके बाद दूसरे सेशन में आते ही साउथ अफ्रीका की टीम 191 पर ऑल आउट हो गई। अंडर 19 एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 103 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 243 रन बनाए थे। 90 रनों की नॉट आउट पारी खेलने वाले शेख रशीद टॉप स्कोरर रहे। वहीं बांग्लादेश के लिए कप्तान रकीबुल हसन के खाते में 3 विकेट आए। बांग्लादेश के सामने 244 रनों का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 38 ओवर में 140 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। जीत के साथ ही यंग इंडियन ब्रिगेड ने 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत कैनबरा में कबायली खुद मुख्तारी के ताल्लुक से मुजाहिरीन ने जुमेरात को पार्लियामेंट की कदीम इमारत को आग के हवाले कर दिया। वाक़े के दौरान किसी भी जानी नुकसान की रिपोर्ट नहीं है। यहाँ पुराने पार्लियामेंट हाउस के सामने लॉन में कबायली खैमा सिफारत खाने के क़याम की 50वीं सालगिरह के मौके पर गुज़िश्ता 14 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। Pick it up, and the lawful outcome is now playing. Well done,
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।